आज हम बात करेंगे एक ऐसी इमारत की जिसे प्यार की निशानी कहा जाता है, जिसका नाम है ताजमहल, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। आज हम आपको घर बैठे ताजमहल की कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद ही आपको पता हो। जिन लोगों ने भी पहले कभी ताजमहल देखा है शायद उन्हें भी ये बातें नहीं पता। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्या आपको पता है ताजमहल 7 वंडर्स में कैसे शामिल हुआ? वर्ष 2000 में स्विस फाउंडेशन ने 7 नए अजूबों को चुनने के लिए न्यू 7 वंडर्स के नाम से कैंपेन शुरू किया, जिसमें लोगों ने मोबाइल के माध्यम से एवं इंटरनेट के माध्यम से 100 मिलियन से भी अधिक वोट डाले। वर्ष 2007 में ताजमहल को 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया गया। हालांकि सभी को पता है कि शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण अपनी प्रिय बेगम मुमताज़ महल की याद में करवाया था, परंतु ये बात भी सच है कि मुमताज़ की मौत के 3 दिन बाद ही शाहजहां ने मुमताज़ की बहन से भी शादी कर ली थी। क्या आप जानते हैं ताजमहल शुरुआत में मध्य प्रदेश के बुरहानपुर ज़िले में बनाया जाना था, जहां मुमताज़ की मृत्यु अपने 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त हुई थी। लेकिन दुर्भाग्य से बुरहानपुर में सफ़ेद संगमरमर की आपूर्ति पर्याप्त रूप से नहीं हो सकी, इसलिए अंतिम निर्णय आगरा में बनाने का लिया गया। उस्ताद अहमद लाहौरी, जिन्हें आमतौर पर ताजमहल का मुख्य वास्तुकार माना जाता है, वह एक फ़ारसी थे। शायद यही वजह है कि ताजमहल भारतीय कला का प्रतीक ना होकर फ़ारसी और इस्लामिक वास्तुकला का प्रतीक है। आपको भी ये बात जानकर शायद मेरी तरह अजीब लग सकता है कि ताजमहल एक लकड़ीनुमा संरचना पर खड़ा है। ताजमहल की नींव बनाते समय ताजमहल के चारों तरफ कुएं खोदे गए और उन कुओं में ईंट पत्थर के साथ साथ आबनूस और सागवान की लकड़ियों के लट्ठे गाड़े गए। ये कुएं ताजमहल की नींव को मजबूत बनाते हैं। आबनूस और सागवान की लकड़ियों में यह खासियत होती है कि इन्हें जितनी नमी मिलती रहेगी ये उतनी ही फौलादी और मजबूत रहेंगी, और इनको ये नमी ताज के पास बहने वाली नदी यमुना नदी से मिलती है। यमुना नदी का स्तर हर साल घटता जा रहा है और लकड़ियों में नमी की कमी आ गई है। यही वजह है कि सन 2010 में ताज में दरारें देखी गई। प्राचीन मुगल काल में अधिकतर इमारतों का निर्माण लाल बलुआ पत्थरों से किया जाता था, लेकिन शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण सफ़ेद मार्बल से कराने की ठानी। इसी वजह से ताजमहल की सुंदरता को 4 चांद लग गए हैं। इसी सफ़ेद पत्थर की वजह से ताजमहल के हमें खूबसूरत कलर देखने को मिलते हैं। आपने कभी इस बात पर कभी गौर नहीं किया होगा कि ताजमहल सुबह के समय गुलाबी नज़र आता है और दिन के समय दूधिया सफ़ेद और चांदनी रात में सुनहरा नज़र आता है। तो अगली बार कभी भी आप ताजमहल देखने जाते हैं तो इस बात को ज़रूर नोटिस करना। ताजमहल में बहुत बेशकीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। निर्माण में इस्तेमाल किए गए संगमरमर के पत्थर को राजस्थान के मकराना से लिए गए हैं। जेड और क्रिस्टल चीन से आयात कराए हैं। पंजाब से जैस्पर, अफ़गानिस्तान से लाइपिस, अरब से कैरोलिया और तिब्बत से टर्लिस को आयात कराया गया है। हर चीज़ को हीरे की तरह से चुना गया था। ताज की दीवार पर जो नक्काशी है वह इटली के कारीगरों से सीखी गई थी। उज़्बेकिस्तान के बुखारा से संगमरमर को तराशने वाले कारीगर बुलाए गए थे। ईरान से कैलीग्राफी करने वाले कारीगर आए थे। पत्थरों को तराशने के लिए बलूचिस्तान से कारीगरों को बुलाया गया था। ताजमहल का पूरा ढांचा संगमरमर की छोटी ईंटों रूपी आयताकार टाइलों से ढका है, न कि संगमरमर की बड़ी बड़ी सिल्लियों से। मुगल काल में शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण युग का कहा जाता है। शाहजहां ने सोने का तख्त ए ताऊस बनवाया था, जिसे मयूर सिंहासन भी कहते हैं, जिसमें कोहिनूर समेत करोड़ों रुपए के जवाहरात जड़े हुए थे। इसे सन 1739 में दिल्ली के लाल किला से नादर शाह लूट कर ले गया था। शाहजहां ने ताजमहल के गुंबद पर लगा कलश भी सोने का बनवाया था। इसमें 466 किलो सोने का इस्तेमाल हुआ था। वर्ष 1810 में इसे उतरवाकर अंग्रेज अधिकारी जोसेफ टेलर ने सोने की पॉलिश किया हुआ तांबे का कलश लगवा दिया था। ये कलश अब तक 3 बार बदला जा चुका है। इस्लामिक परंपरा के अनुसार कब्रों को सजाया नहीं जाता है। शायद यही वजह है कि शाहजहां और मुमताज़ को ताजमहल के भीतरी कक्ष के नीचे एक सादे तहखाने में दफनाया गया है। ताजमहल की रक्षा दीवारें, जो 3 तरफ से ताजमहल को घेरे हुई हैं एवं नदी की ओर से खुली हैं, ये दीवारें लाल बलुआ पत्थर से बनी हैं। इन दीवारों के बाहर अतिरिक्त मकबरे स्थित हैं, जिसमें शाहजहां की अन्य पत्नियां दफन हैं। ऐसा माना जाता है कि जब शाहजहां ने हाथ कटवाने का फरमान जारी किया तो उन कारीगरों ने ताजमहल के ऊपर की ओर एक छिद्र छोड़ दिया, जिस कारण से ताजमहल में दोष पैदा हो सके।
उस छिद्र से आज भी पानी टपकता है। ये कहा जाता रहा है कि शाहजहाँ ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, लेकिन ये बात कुछ अफवाह सी लगती है। 20,000 मजदूरों के हाथ कटवाना कोई आम बात नहीं थी, इसलिए इस बात को इस तरह प्रस्तुत किया गया था कि शाहजहाँ ने मजदूरों को इतने पैसे दे दिए कि इससे मजदूरों ने आगे इस तरह का कोई निर्माण कार्य नहीं किया। बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि शाहजहाँ ने मजदूरों को ज़िंदगी भर की पगार देकर उनसे ये करारनामा लिखवा लिया था कि वो ऐसी कोई दूसरी इमारत का निर्माण नहीं करेंगे। जहाँ शाहजहाँ का ध्यान ताज की सुंदरता को बढ़ाने में लगा रहा, वहाँ उसी के बेटे औरंगजेब ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और शाहजहाँ को आगरा के किले में नज़रबंद करवा दिया, क्योंकि औरंगजेब को लगता था कि उसके पिता बहुत ही ज़्यादा पैसा बर्बाद करते हैं इन निर्माण कार्यों में। 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेज़ों ने ताजमहल को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने ताजमहल में लगे बेशकीमती पत्थरों को निकाल लिया था। दूसरे विश्व युद्ध में सरकार ने ताजमहल के चारों ओर बांस का घेरा बनवाकर और हरे रंग की चादर ढककर सुरक्षा कवच तैयार कराया था, जिससे कि हवाई बमबाजों को भ्रमित किया जा सके और ये जर्मन और जापानी हवाई हमलों से सुरक्षा प्रदान कर सके। अधिकतर मुगल काल में 4 बाग आयताकार के होते हैं, जिनके केंद्र में मकबरा बना होता है। केवल ताजमहल के बागों में ये असमानता है कि मुख्य मकबरा बाग के अंतिम में स्थित है। ताजमहल के बगीचे में प्रारंभ में पेड़ पौधों में गुलाब, कुमुद, नरगिस एवं फलों के वृक्ष थे, परंतु जैसे जैसे मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, बागों की देखरेख में कमी आई। जब ब्रिटिश शासनकाल आया तो उन्होंने इसके बागों को लंदन के बगीचे के भांति बदल दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि ताजमहल का मालिक कौन है? वास्तव में ताजमहल का मालिक शाहजहाँ के वंशज होने चाहिए थे, परंतु सरकार इसकी देखभाल क्यों कर रही है? कोर्ट ने कहा है कि मुगल काल के अंत होने के साथ ही ताजमहल समेत अन्य ऐतिहासिक इमारतें अंग्रेजों को हस्तांतरित हो गई थी। आज़ादी के बाद से ये स्मारक सरकार के पास है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसकी देखभाल कर रहा है। क्या ताजमहल को बेचा जा सकता है? जी नहीं, ताजमहल को बिल्कुल नहीं बेचा जा सकता, परंतु ताजमहल को एक बार बेच दिया गया था एक व्यक्ति के द्वारा, जिसका नाम था नटवरलाल। हालांकि नटवरलाल का नाम आपने कहीं ना कहीं सुन रखा होगा। इस व्यक्ति ने एक सरकारी कर्मचारी बनकर ताजमहल समेत अन्य ऐतिहासिक इमारतों को बेच रखा है, इसलिए इसका नाम भारत के बड़े ठगों में शामिल है। क्या आप जानते हैं ताजमहल बिना सीमेंट के कैसे बना? जबकि सीमेंट का आविष्कार सन 1824 में ब्रिटिश के बिल्डर जोसेफ के द्वारा किया गया था, जबकि ताजमहल सन 1631 से 1648 के बीच तैयार हुआ था। असल में उस समय ताजमहल जैसी इमारतों के निर्माण के लिए एक अलग प्रकार के मिक्सचर का यूज़ किया जाता था, जिसमें गुड़, बताशे, बेलगिरी का पानी, उड़द की दाल, दही, जूट, कंकर होते थे। इन सबको चूने में मिलाकर सेमी सॉलिड पेस्ट तैयार किया जाता था। ये पेस्ट सीमेंट से कई गुना ज़्यादा मजबूत होता है। हालांकि ये कोई फैक्ट नहीं है, लेकिन ये बात सुनकर आपको बहुत दुख होगा कि जो ताजमहल इतना भव्य और खूबसूरत दिखता है, अब उसके रंग में बदलाव आने लगा है। दरअसल आगरा और आसपास के क्षेत्रों में भारी वायु प्रदूषण की वजह से संगमरमर से बनी इस इमारत का सफ़ेद रंग अब हरे रंग में बदल रहा है। अगर आप ताजमहल देखने जा रहे हैं या इन फ्यूचर आप ताजमहल देखने जाओगे, तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखना कि ताजमहल शुक्रवार को टूरिस्ट के लिए बंद रहता है और ताजमहल में सिर्फ 5 चीज़ें अंदर ले जाना अलाउड है। इसमें है एक ट्रांसपेरेंट बोतल, एक छोटा वीडियो कैमरा, एक नॉर्मल कैमरा, एक फ़ोन एंड लेडीज़ पर्स, वो भी चेकिंग के बाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे को ऐसे ही इंकरेज करने के लिए वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।